आज हम उनकी बायोग्राफी द स्नोबॉल से देखने वाले हैं कि वॉरेन बफेट ने $84 बिलियन बनाने से पहले अपना पहला $1 मिलियन कैसे बनाया। वॉरेन बफेट 30 अगस्त 1930 में अमेरिका के शहर ओमाहा में पैदा हुए। वॉरेन बफेट के फादर का नाम हॉवर्ड बफेट था, जो पहले एक स्टॉक ब्रोकर थे और बाद में एक पॉलिटिशियन बने, और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। बफेट अपने घर में तीसरे बच्चे थे और वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। बचपन से ही बफेट का मैथ में बहुत इंटरेस्ट था और वो बचपन से ही पैसे और बिजनेस के मामले में सबको हैरान करने लगे। वो अपने फादर की स्टॉक ब्रोकरेज शॉप में जाकर काफी कम उम्र में स्टॉक प्राइसेस एक ब्लैक बोर्ड पे लिखा करते थे। वॉरेन बफेट ने अपने पहले पैसे च्युइंगम बेचकर कमाए, जो वो अपने दादा की शॉप से लेकर पड़ोस में जाकर बेचा करते थे। उसके बाद उन्होंने अपना दूसरा बिजनेस शुरू किया, जिसमें वो कोल्ड ड्रिंक्स बेचा करते थे, जिसके लिए उन्होंने शॉप्स के बाहर गिरे हुए ढक्कन कलेक्ट करके उन्हें गिन के ये अंदाजा लगाया कि सबसे ज्यादा कौन सी कोल्ड ड्रिंक सेल होती है, जिससे उन्हें पता लगा कि कोका कोला सबसे ज्यादा सेल होती है। वो अपने दादा की शॉप से 25 सेंट में कोका कोला के 6 पैक लेते थे और उन्हें बेचकर हर पैक पे 5 सेंट्स का प्रॉफिट कमाते थे। इस तरह जब उनकी उम्र के बच्चे खेल कूद में बिजी थे, वॉरेन बफेट पैसे बना रहे थे। बचपन से ही उन्हें पैसे कमाने की लत लग चुकी थी। उन्हें ये एहसास हो गया था कि पैसा उन्हें आजाद बना सकता है, वो जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो अपने बॉस खुद बने। फिर 10 साल की उम्र में उनके हाथ एक ऐसी चीज लगी जो उन्हें इस मंजिल तक पहुंचा सकती थी। एक बार लाइब्रेरी में घूमते हुए उन्हें एक बुक नजर आई, जिसपे लिखा हुआ था $1000 कमाने के 1000 तरीके। उन्होंने वो बुक खोलकर पढ़ना शुरू की और वो हैरान हो गए। वो जल्दी जल्दी उस बुक को पढ़ने लगे। बुक में पैसे बनाने के काफी आइडियाज थे, जिनमें कुछ इतने प्रैक्टिकल नहीं थे, लेकिन उनमें एक आइडिया बफेट को बहुत पसंद आ गया और वो आइडिया था वेट मशीन्स पे लोगों को वेट दिखाकर उनसे पैसे लेना। वेइंग मशीन का ये बिजनेस उन्हें आसानी से समझ आ गया। उन्होंने सोचा वो एक मशीन लेंगे और फिर उसके प्रॉफिट से और ज्यादा मशीनें लेंगे। जल्दी उनके पास 20 मशीनें होंगी और वो लोगों को वेट दिखाकर बहुत सारा पैसा कमाएंगे। उन्हें लगा यही वो आइडिया है जिसमें उनकी कंपाउंडिंग हो सकती है, क्योंकि बुक का दूसरा आइडिया जो उन्हें बहुत पसंद आया वो था कंपाउंडिंग। बुक में ये लिखा था कि अगर आप $1000 बना लें और उसे 10% पे ग्रो करने लगे तो $1000 5 साल में $1600 से भी ज्यादा हो जाएंगे और 10 सालों में $2600 हो जाएंगे और 25 सालों में $10,800 हो जाएंगे। वॉरेन बफेट कंपाउंडिंग का पावर देखकर हैरान रह गए। अगर एक कांस्टेंट रेट पे पैसे कंपाउंड होते रहें तो वो टाइम के साथ इतने ज्यादा हो जाएंगे, और वो अपने माइंड में नंबर्स को स्नोबॉल होता हुआ इमेजिन करने लगे। कंपाउंडिंग प्रेजेंट को फ्यूचर से मिला रही थी, इसलिए वो टाइम के बारे में अलग तरह से सोचने लगे। अगर आज का $1 कुछ सालों में $10 हो जाएगा तो वो आज ही डॉलर को $10 की तरह ट्रीट करने लगे। अब उन्हें ये समझ आ गया था, वो जितना जल्दी पैसा सेव करेंगे उतना ज्यादा देर वो पैसा कंपाउंड हो सकता है। उन्होंने 10 साल की उम्र में ही ये सारी कैलकुलेशंस करके अपने सारे दोस्तों और फैमिली वालों को ये बता दिया था कि वो 35 साल की उम्र में एक मिलियनेयर बनने वाले हैं। फिर 1 साल बाद उन्होंने फाइनेंस की दुनिया में कदम रखा और सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला शेयर खरीदा। अपने छोटे मोटे बिजनेस से वॉरेन बफेट $120 सेव कर चुके थे। उन्होंने अपनी बहन डोरिस के साथ पार्टनरशिप करके सिटी सर्विस के 3 शेयर दोनों के लिए खरीदे, जो उस वक्त $38 पर शेयर पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन उनके शेयर लेने के बाद वो शेयर गिर के $27 हो गया और उनकी बहन डोरिस हर दिन उन्हें स्कूल जाते हुए ये याद करवाती रही कि उनकी वजह से उनका कितना लॉस हुआ है, जो सुन के उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता था। लेकिन फिर भी बफेट दिल थाम के सब्र करते रहे। फिर जैसे ही वो शेयर $40 पे आया, उन्होंने वो बेच के अपने और अपनी बहन के लिए $6 का प्रॉफिट बना लिया। लेकिन जल्दी इस डिसीजन पे उन्होंने बहुत ज्यादा रिग्रेट किया जब सिटी सर्विस का शेयर डायरेक्ट $202 का हो गया। यहाँ उन्हें अपनी जिंदगी के 3 बड़े लेसन सीखने को मिले। पहला, बगैर समझे शेयर नहीं लेना चाहिए। दूसरा, थोड़े प्रॉफिट की लालच में शेयर नहीं बेचना चाहिए। और तीसरा, दूसरे लोगों के पैसे इन्वेस्ट करना बहुत बड़ा मसला हो सकता है। अपने हाई स्कूल के वक्त में वो काफी अलग अलग बिजनेस से पैसा कमा रहे थे, जिनमें न्यूज़पेपर डिलीवर करने से लेकर बार्बर शॉप्स में पिनबॉल मशीन लगाने तक शामिल थी। 1947 में 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया। वो कभी भी कॉलेज नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो अपने बिजनेस से काफी अच्छा पैसा कमा रहे थे। लेकिन उनके फादर की सोच कुछ अलग थी और उन्होंने ये बफेट को रिक्वेस्ट किया कि वो वॉर्टन बिजनेस स्कूल में जाएं। वॉरेन वहाँ 2 साल रहे और हमेशा ये कंप्लेन करते रहे कि वो अपने प्रोफेसर से ज्यादा जानते हैं। फिर 2 साल बाद वो ओमाहा वापस आकर यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में पढ़ने लगे। फुल टाइम काम करने के साथ साथ भी उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन 3 सालों में कंप्लीट कर ली। एक बार फिर उन्हें मास्टर्स के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अप्लाई करवाया गया, लेकिन हार्वर्ड ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, जिसे आज भी हार्वर्ड की हिस्ट्री का सबसे गलत डिसीजन माना जाता है।
उस वक्त बफेट के रीडिंग के पैशन की वजह से वो ओमाहा पब्लिक लाइब्रेरी की इन्वेस्टिंग की सारी बुक्स पढ़ चुके थे, पर एक बुक जो उन्हें बहुत ही खास लगी वो थी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसके ऑथर थे बेन ग्रैहम, जो आगे जाकर बफेट के हीरो और मेंटर बने। वॉरेन को जैसे ही पता लगा कि बेन ग्रैहम यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने वहां जल्दी से अप्लाई किया और उनका एडमिशन हो गया। ये वो एक्सपीरियंस था जिसने उनकी लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। बेन ग्रैहम से ही उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखी, जो एक सिंपल आइडिया था कंपनीज को उनकी असल वैल्यू से नीचे खरीद कर उनकी वैल्यू पे बेच देने का। अगर किसी कंपनी की असल वैल्यू $100 है और वो आज $50 की प्राइस पे मिल रही है तो उसे लेकर बैठ जाना चाहिए। जब वो अपनी असल वैल्यू 100 पे आ जाए तो उसे बेच के प्रॉफिट बना लेना चाहिए। वैल्यू इन्वेस्टिंग का यही सिंपल आइडिया उनके लिए कमाल साबित हुआ। उन्होंने कोलंबिया में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बेन ग्रैहम की कंपनी में काम करने के लिए अप्लाई किया, जहां उन्हें पहले रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उस वक्त बेन ग्रैहम सिर्फ जूस को हायर कर रहे थे। उसके बाद वॉरेन ने ओमाहा वापस आकर स्टॉक ब्रोकर और टीचिंग का काम किया, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद उन्हें बेन ग्रैहम की कंपनी में काम करने का मौका मिल गया। अगले 2 साल बफेट ने अपने उस्ताद के साथ काम किया, लेकिन फिर बेन ग्रैहम रिटायर हो रहे थे और उन्हें अपनी पार्टनरशिप बंद करनी पड़ी। फिर 1956 में बफेट ने अपनी पार्टनरशिप खोलने का फैसला किया। तब वो सिर्फ 25 साल के थे। बफेट ने सिर्फ $1,05,100 से शुरू किया, जिसमें उनके साथ 7 पार्टनर्स शामिल थे जो ज्यादातर उनकी क्लोज फैमिली के मेंबर्स थे। अपनी पार्टनरशिप में बफेट कोई भी मैनेजमेंट फीस चार्ज नहीं कर रहे थे, लेकिन 6% के ऊपर वो जो भी रिटर्न कमा रहे थे उसका 25% वो ले रहे थे और साथ ही लॉस शेयर करने के लिए भी तैयार थे। फिर 1962 के आते आते वो एक मिलियनेयर बन चुके थे। पार्टनरशिप की टोटल वैल्यू $1,05,100 से बढ़ के $7 मिलियन हो चुकी थी, जिसमें से $1 मिलियन सिर्फ बफेट के थे। इस तरह सिर्फ 32 साल की उम्र में वॉरेन बफेट एक मिलियनेयर बन चुके थे और उन्होंने अपने बचपन में कही हुई बात को 3 साल पहले ही सच कर दिखाया। उसके बाद भी वो हर साल मार्केट को बीट करते रहे। 1968 उनकी पार्टनरशिप का बेस्ट ईयर था, जब उन्होंने 58.8% का रिटर्न कमाया, जबकि मार्केट ने सिर्फ 7.7% का रिटर्न दिया था। अगर आप 1957 में बफेट के साथ $1,00,000 इन्वेस्ट करते तो वो $1,00,000 1969 तक $1.7 मिलियन हो जाते। इस दौरान उनका एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न फीस से पहले 29.5% रहा और फीस के बाद 24.5%, जबकि मार्केट ने इस पीरियड में सिर्फ 7.4% का रिटर्न दिया था। ये एक ऐसी परफॉर्मेंस थी जो उस टाइम कभी भी नहीं देखी गई थी। बफेट इन्वेस्टमेंट की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम बन चुके थे, लेकिन 1969 में मार्केट काफी ऊपर आ चुकी थी और शेयर्स काफी महंगे हो गए थे और सस्ते शेयर्स ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए बफेट ने अपनी पार्टनरशिप को बंद करने का फैसला किया। अब तक बफेट जिस इन्वेस्टमेंट टेक्निक से पैसा बनाते आए थे वो उन्हें बेन ग्रैहम ने सिखाई थी, जिसे नेट इन्वेस्टिंग या सिगार बट इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। आइडिया ये था कि ऐसी कंपनीज लेनी है जिन पे दूसरे लोगों का ध्यान नहीं है, इस वजह से उनकी प्राइस काफी ज्यादा गिर चुकी हो उनकी वैल्यू के मुकाबले में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के पास $10 बिलियन के इक्विपमेंट या एसेट हैं और उसके ऊपर $3 बिलियन की उधार है, मतलब उधार वापस करने के बाद भी उसकी नेट बुक वैल्यू $7 बिलियन है, लेकिन अगर वो कंपनी हमें $3 बिलियन की प्राइस पे मिल रही है तो उसके शेयर्स को लेकर वेट करना चाहिए कि उसकी असल वैल्यू $7 बिलियन पे वापस आ जाए। दोस्तों, इस तरह की इन्वेस्टिंग में उस कंपनी के बिजनेस की क्वालिटी तो बुरी है, लेकिन उसकी प्राइस इतनी अच्छी है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना ज्यादा है कि आप एक बार अच्छा रिटर्न बना ही लेते हैं। इस तरह की इन्वेस्टिंग को वॉरेन बफेट सिगार बट इन्वेस्टिंग कहते हैं। उनके मुताबिक ये ऐसा ही है जैसे आपको कोई गिरा हुआ सिगार का टुकड़ा मिले जो किसी ने पी के फेंक दिया हो, लेकिन उसमें अब भी कुछ पफ्स बाकी हैं। तो भले ही वो कितना भी घिनौना क्यों ना हो, लेकिन फ्री में आपको कुछ पफ्स तो मिल ही रहे हैं। अपने शुरू के ईयर्स में वॉरेन बफेट ने ज्यादातर पैसा इसी इन्वेस्टिंग से कमाया। फिर उनकी लाइफ में एंट्री हुई उनके पार्टनर चार्ल्स टी मंगर की, जिनकी वजह से उनका इन्वेस्टिंग स्टाइल सिगार बट इन्वेस्टिंग से हटकर क्वालिटी कंपनीज खरीदने पे आया। फिर वो ऐसी कंपनीज खरीदने लगे जिनको खरीदने के बाद कभी भी बेचना ना पड़े। उनके अच्छे बिजनेस की वजह से उनकी वैल्यू खुद ही कंपाउंड होती रहे। इस तरह वो सस्ती प्राइस और एवरेज बिजनेस वाली कंपनीज खरीदने से मूव होकर एवरेज प्राइस लेकिन ग्रेट बिजनेस वाली कंपनीज बाय करने लगे, जिनमें अमेरिकन एक्सप्रेस, कोका कोला, गायको और जिलेट जैसी बेहतरीन कंपनियां शामिल थीं। यही वो चेंज था उनकी अप्रोच में जिसने उन्हें एक मिलियनेयर से मल्टी बिलियनेयर तक पहुंचा दिया। लेकिन अपने सिगार बट इन्वेस्टिंग वाले दौर में बफेट ने एक टेक्सटाइल कंपनी खरीदी थी जिसका नाम था बर्कशायर हैथवे। उस कंपनी का मेन बिजनेस इतना अच्छा नहीं था, लेकिन प्राइस इतनी सस्ती थी कि बफेट उसके शेयर्स लेते गए। आखिरकार उनके पास इतने शेयर्स हो गए कि कंपनी का कंट्रोल उनके हाथ में आ गया और वो बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन बन गए।
उनकी काफी कोशिशों के बाद भी उस कंपनी का बिजनेस नहीं सुधर सका। आखिरकार वो कंपनी के पार्ट सेल करके उनके पैसों को दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करने लगे। ऐसे ही आगे जाकर बर्कशायर का ओरिजिनल बिजनेस तो बंद हो गया, लेकिन बफेट ने उस बिजनेस के पैसों को इन्वेस्ट करके इतना पैसा बना लिया कि कंपनी का मेन काम ही बस इन्वेस्टमेंट बन गया था। आज भी बफेट की ज्यादातर दौलत बर्कशायर हैथवे में ही है। अगर हम बफेट की नेटवर्थ का चार्ट देखें तो वो हमें कंपाउंडिंग के चार्ट की एग्जैक्ट कॉपी लगता है, जिसमें उनकी ज्यादातर दौलत आखिरी सालों में बनी है। तो चार्ली मंगर का कहना है, एक सिंपल आइडिया लीजिए लेकिन उसे बहुत सीरियस लीजिए। यही चीज हमें बफेट ने कंपाउंडिंग के आइडिया के साथ करके दिखाई है। मैं आपको बताता चलूं कि बफेट ने अपनी डेथ के बाद अपनी 99% वेल्थ चैरिटी में देने का फैसला किया है। वो आज भी बहुत ही सिंपल लाइफ गुजारते हैं, उसी सेम घर में रहते हैं, वही सेम गाड़ी यूज करते हैं और वही सेम खाना खाते हैं। दोस्तों उनकी यही बात हमें ये याद दिलाती है कि उन्हें पैसे के मजे से कोई मतलब नहीं, उन्हें बस अपने काम की गेम में मजा आ रहा है। अब उस गेम में पैसे बनते हैं वो अलग बात है, इसलिए आज भी वो 88 इयर्स की एज में रोजाना ऑफिस जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसे ही किस्से, कहानियों और किताबों से सीखने के लिए समड अप को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।